नमस्कार, प्राइम डिबेट में बहुत स्वागत है आपका। मैं जेपी शर्मा। कांग्रेस की नज़र अब शहरी मतदाताओं पर है, उन शहरी मतदाताओं पर जो भाजपा के वोट बैंक माने जाते रहे हैं। वो शहरी वोट बैंक जो एक ज़माने में ग्रामीण मतदाताओं के मुकाबले वोट करने कम निकलता था, वो शहरी वोट बैंक जिसमें यूथ की तादाद अच्छी खासी है और जो वोट डालकर अपनी फ़ोटो फेसबुक पर डालने को अपना फ़र्ज़, अपना धर्म समझता है। आज कांग्रेस ने शहरी निकाय प्रकोष्ठ का गठन करने का फैसला किया। शहरों का अलग से डाटा बैंक बनाने का ऐलान किया और ये संकेत दिए कि गांव, देहात, मजदूर, किसान की पार्टी का इस बार शहर के मतदाताओं पर भी दावा होगा। पार्टी के ये दांव सत्तारूढ़ भाजपा की रणनीति पर क्या असर डालेंगे, आज प्राइम डिबेट में इसी पर चर्चा होगी। पहले ये रिपोर्ट। कांग्रेस अब शहरी क्षेत्रों में भी विशेष फोकस करने में जुट गई है। वोटरों को रिझाने और संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने शहरी निकाय प्रकोष्ठ बनाने का फैसला किया है। अगले 1-2 दिन में इस प्रकोष्ठ का गठन भी कर दिया जाएगा। अब तक कांग्रेस में आधिकारिक रूप से शहरी वोटरों के लिए कोई स्पेशल प्रकोष्ठ नहीं था। शहरी निकाय प्रकोष्ठ की हमारी जो बैठक थी, एक सम्मेलन था जिसमें पूरे राजस्थान से हमारे शहरी प्रकोष्ठ के चुने हुए और भूतपूर्व महापौर, उप महापौर, सभापति, उपसभापति, ये सब यहाँ पर आज उपस्थित थे। मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान से हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने आज यहाँ पर इस सम्मेलन में भाग लिया। उनके विचारों को सुना गया और आने वाले समय में शहरी स्तर पर कांग्रेस की कार्यक्रम, कांग्रेस की नीतियाँ और हमारा जो शक्ति प्रोजेक्ट चल रहा है, उस शक्ति प्रोजेक्ट के साथ में शहरी निकाय के हमारे प्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्रों से किस प्रकार से मजबूती के साथ राहुल जी के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इसका एक नियोजन आज के इस कार्यक्रम में किया गया। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और सचिन पायलट ने शहरी निकायों के जनप्रतिनिधियों को अभी से चुनावी तैयारियों में जुटने को कहा है। कांग्रेस शहरी वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए अलग से रणनीति बना रही है। कांग्रेस शहरी वोटरों का अलग से ब्लूप्रिंट तैयार करेगी और शहरों का अलग से डेटाबेस भी बनेगा। राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है और लगातार जो प्रदेश का शहरीकरण भी हो रहा है। बड़े बड़े शहर के मुख्यालय हैं, नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं और नगर निगम भी हैं। अभी उपचुनाव हुए थे अलवर, अजमेर के साथ साथ कई निकाय चुनाव भी हुए थे म्यूनिसिपल एरियाज़ में। वहाँ पर भी कांग्रेस को अच्छा वोट मिला है और हम लोगों ने आज जो सभा करी है, पूरे प्रदेश भर के हमारे जो वर्तमान और निवर्तमान चेयरमैन थे नगर पालिकाओं के, नगर परिषद के, नगर निगम के, उन सबको आमंत्रित किया है क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है। अगले 6 महीने में हम लोग एक पुख्ता डेटाबेस तैयार करेंगे और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। शहरी वोटर परंपरागत रूप से भाजपा का माना जाता है, लेकिन उपचुनाव में इस वोट बैंक में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब रही। हालांकि पार्टी शहरी वोटर को कितना लुभा पाती है, ये चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। गोवर्धन चौधरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और प्राइम डिबेट में आज हमारे मेहमान मुकेश पारीक साहब हैं, वरिष्ठ भाजपाई हैं। आप महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुकेश जी, जो परंपरागत शहरी वोट बैंक है आपका, जो माना जाता रहा है, उसमें सेंध लगाने की जुगत में है कांग्रेस। आपने रिपोर्ट देखी अभी, किसी तरह से चिंतित करने वाली बात है ये? हमारा जो वोट है वो शहरी नहीं। अभी आपने देखा होगा ग्रामीण में हमने काफ़ी वोट दिया है। आज हमारे चाहे जिला प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, ग्रामीण हो चाहे शहर हो, सब में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। हाँ। और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में और फिर लोकसभा में, उसके बाद पंचायतों में, जिला परिषद में और जितने भी चुनाव हुए उन सब में हम भारी बहुमत से जीते। आज जब नगर निकायों की बात करते हैं तो 7 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर है। सभापति भी हमारे 24 हैं, 33 में से 24 हमारे सभापति हैं। और नगर पालिका की बात करें तो 147 नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, उसमें से 104 भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन हैं। तो कुल मिला के यूँ कहें कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, सभी जगह मत बड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी जी, कुल मिला के मेरे ख्याल में ये कहें कि 180 सीटें आ रही हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात अलग है, दायित्व अलग है।
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिस प्रकार से जनता ने जो बहुमत दिया, तो हम ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा बहुमत मिला है सरकार पर उतना ही भार है। सरकार की ये प्रतिबद्धता ज़्यादा बढ़ गई कि हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे और हमने उसी के अनुरूप प्रयास किए हैं। चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे युवा की हो, हर क्षेत्र पर हम खरे उतरे। इसके लिए सरकार ने प्रयास किए और उसका एक सब में बड़ा जो हमारे आपके सामने जो नज़र आता है वो ये है कि हम जनता के बीच में जब गए थे तो हमने हमारा जो मैनिफेस्टो था, जिसको हमने संकल्प पत्र कहा, हमने उसको आधार मानकर, उसको सामने रख के, उसको एक सरकार का दस्तावेज बना के हमने उसके अनुरूप काम किया है। और आज जब हम जो चुनावी वर्ष में जब हम काम कर रहे हैं तो हमने उसके अधिकतम 80% से अधिक हमने उन कार्यों को पूर्ण किया है जिसका हमने जनता से वादा किया था। तो कुल मिला के सरकार ने जिस प्रकार से जनता ने दिल खोल के बहुमत दिया सरकार को, सरकार ने भी उसी के अनुरूप उसी तरीके से अपनी जिम्मेवारी को मानते हुए, अपनी प्रतिबद्धता को मानते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विकास प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान खुशहाल हो, राजस्थान अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो, इन सब के लिए आधार बना के और राजस्थान की सरकार ने काम किया। आज उसके परिणाम हमारे सामने जो दिल खोलकर समर्थन दिया था, आशीर्वाद दिया था, वो 2013 में दिया था। 2018 की लोग बात करते हैं और फिर ये कहते हैं कि वो जो समर्थन था वो तो आशीर्वाद था, वो पूरी तरह खत्म हो चुका। शहरी क्षेत्र की एक भी सीट आप नहीं बचा पाए। देखिए, ये कहीं चिंतित करने वाली बात है। जो भी हमारा विरोधी राजनीतिक दल होगा, निश्चित रूप से उनको ये कहना चाहिए और कहते भी हैं वो। जनता क्या कहती है हमको उस बात पर विश्वास करना होगा। जब जनता ने तो वोट दिए सर। नहीं, 2018 अब आएगा। 2018 के जब चुनाव में हम जाएंगे, देखिए क्या होता है, कई बार चुनाव की कुछ चीजें होती है। भारतीय जनता पार्टी जातिगत आधार पर, हो सकता है कांग्रेस के सामने जातिवाद फैलाने में या जाति के आधार पर वोट लेने में इतनी ज्यादा मजबूत नहीं हो, लेकिन हम विकास के नाम पर और जनता का कार्य करने के आधार पर, जनता की सेवा करने के आधार पर हम उनसे काफी आगे हैं। आपने अगर हमारी सरकार का जो कार्यकाल देखा है उसमें आपको ये देखा होगा कि सरकार के हमारे जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, कोई किसी के ऊपर ऐसे छींटे नहीं उठे। कोई हमारा मंत्री ऐसा नहीं है कि जिस मंत्री पर ऐसे आरोप लग कर उस पर पुलिस कार्रवाई हुई हो, कोई ऐसा मंत्री नहीं है। हमारी पूरी सरकार ने एक जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं उसके अनुरूप काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने जिस गति से काम किया है, आज हमारे जो केंद्र सरकार ने जो अपनी योजनाएं दी, चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, चाहे हमारी और कोई अभियान हो, उन सब अभियानों में भी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार काफी आगे रही है और उसके परिणाम भी आए हैं। हरिमोहन शर्मा जी, जैसा मुकेश जी कह रहे हैं, अगर केंद्र सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, राज्य सरकार इतना बेहतर काम कर रही है, 80% जो वादे थे वो पूरे हो चुके हैं मैनिफेस्टो के, ऐसे में आप शहरी निकाय प्रकोष्ठ बना भी लेंगे तो क्या कर लेंगे? जहां तक भारतीय जनता पार्टी के वादे पूरे करने का सवाल है, उन वादों का असर तो इन हुए उपचुनावों में साफ नजर आ गया। जितने भी शहरी क्षेत्र थे, शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में जो दुर्दशा हुई है, उसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। मतलब वहीं से आया ये आइडिया। लेकिन जो दुर्दशा हुई है हर नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में तो है ही, लेकिन नगरीय क्षेत्र में जो दुर्दशा हुई है उससे भी ये सबक नहीं ले रहे। आज की तारीख में जी पूरे अर्बन एरिया में, नहीं रूरल की तो आप बात ही छोड़ो, ग्रामीण क्षेत्र की तो आप बात ही छोड़ो, तो जनमत ऐसा बदल रहा है जिसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी अभी नहीं कर पा रही है। कर लेना चाहिए था इन उपचुनावों से सबक लेकर के, लेकिन शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन आने के अनेक कारण है। कारण ये भी है, जीएसटी भी एक प्रमुख कारण है, नोटबंदी भी एक प्रमुख कारण है, व्यापारियों का भी जो दुर्दशा हुई है वो प्रमुख कारण है, बेरोजगारी प्रमुख कारण है, असंतोष प्रमुख कारण है। और जो वादे इन्होंने पूरे किए थे, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से ये उनको पूरा नहीं कर पाया। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम इतनी नगर पालिकाएं जीते, सही है। अगर यही अशोक गहलोत जी की सरकार के हिसाब से अगर ये सीधे चुनाव जनता से महापौर के, नगर परिषद के सभापति के और नगर पालिका के अध्यक्ष के कराते, तो इनकी जो दुर्दशा होती, जिनकी कल्पना ये आज नहीं कर पा रहे हैं, इन्होंने मैनिपुलेटेड करके, आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ देके, सत्ता का दुरुपयोग करके, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग करके और राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों को दबाकर उन चुने हुए मेंबरों को परचेज करके अपने मेंबर बनाए। अगर सीधे चुनाव होते तो आज जो इनको जो कल्पना की जाती है उसको ये आरोप तो आप पर भी लगता है सर। शर्मा जी, ये आरोप तो मैं हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरिमोहन जी, ये जो 3 उपचुनाव में अभी आपने 2 बातें अलग अलग कर दी। आपने कहा कि हमने दबा के, हमारे आर्थिक प्रभाव दिखा के, सरकार का प्रभाव दिखा के हमने काम
काम किया, तो हमने इसका मतलब इन 3 उपचुनाव में हमने वो प्रभाव नहीं दिखाया। हमने इन 3 चुनावों में हमारी सरकार का दुरुपयोग नहीं किया, हम इनने 3 उपचुनाव में इसका दुरुपयोग नहीं किया। माननीय, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ईवीएम मशीनों पर संदेह प्रकट किया था और मैंने इसी चैनल पे ये कहा था, चुनाव परिणाम आने के दिन मैंने ये कहा था कि अभी भी आप ये तय कर लीजिए कि ईवीएम मशीनें गलत है या सही है। जब आपके अनुकूल परिणाम आता है तो ईवीएम मशीनें सही होती है, जब आपके प्रतिकूल, एक सेकंड, जब प्रतिकूल संदर्भ पर परिणाम आता है तो ईवीएम मशीनें गलत होती है। बिल्कुल, जहां तक संदर्भ का सवाल है, आपने जो बात कही है, आपने इन 3 उपचुनावों की बात कही ना, तो मेरा वो जवाब देना बनता है। आपने एक बात और कही अभी कि जीएसटी के कारण हमारे अब विरोध है। जीएसटी की तो आपने भी परिकल्पना की थी, आपकी ये इतना कमी थी कि आप में साहस नहीं था सारे राज्यों को साथ लेने का, इसलिए आप जीएसटी नहीं लगा पाए। हमने तो जीएसटी को आगे बढ़ाया और हमारी ये सरकार की सफलता मानी है कि हमने इस देश में आर्थिक सुधार के लिए 1 टैक्स 1 नेशन उसकी प्रतिबद्धता दोहराई और हमने जीएसटी लागू किया। प्रथम चरण में निश्चित रूप से हमारे जो व्यापारी भाई है, जो मिडिल व्यापारी भाई है, छोटे व्यापारी भाई है, हो सकता है उनको कुछ तकलीफ आई हो, लेकिन आने वाले दिनों में जिस प्रकार से इसका लाभ मिलेगा, जिस प्रकार से कंपटीशन एक सफल, एक स्वच्छ जिसको कहते हैं वो प्रतिस्पर्धा व्यापारियों के बीच में होगी, इसका हमको आने वाले समय में देश को लाभ मिलेगा इस बात को। तो इसलिए जीएसटी, एक बात मैं और रखना चाहूंगा, इन्होंने एक नोटबंदी की बात कही, शर्मा जी, एक नोटबंदी पर भी इनका बड़ा आपके नोटिंग में आना चाहिए ये चीज। चिदम्बरम जी के समय में जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक बार कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं की। उन्होंने क्या किया, बैंकों के कैश ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया था, अगर आपको जानकारी हो तो, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि इस प्रकार के काले धन को निकालने के लिए कोई कोशिश की जाए। इस सरकार ने एक काम किया और एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया जिससे इसमें वो गया। तो ये सारी चीजें आपको जनता के सामने है और देश की सेवा के लिए, देश के विकास के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम होंगे सरकार उठाएगी। हमारा कोई जातिगत और इसमें राजनीतिक भाव नहीं है। जातिगत सोच का सवाल है, पहली बार राजस्थान के इतिहास में। सर, जाति पे फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे, जाति पे फिर किसी दिन जगह जगह जाकर हर जाति की मीटिंग लिए ये आपने रिकॉर्ड कायम किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री। इस पर फिर किसी दिन बहस करेंगे। महेश शर्मा साहब जी, जो लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की हार हुई, खासतौर पर आज का विषय यह है कि शहरी क्षेत्र, तो शहरी क्षेत्रों में जो भाजपा की हार हुई, वहीं से ये थ्योरी डेवलप हुई है कि शहरी क्षेत्र भी भाजपा लूज कर सकती है। क्या ये हार इतनी रिमार्केबल, इतनी सिग्निफिकेंट हार थी कि भाजपा को ये लगना चाहिए कि वो शहरी क्षेत्रों में लूज कर रही है और कांग्रेस को ये लगना चाहिए कि ये इलाका उसका हो सकता है? देखिए, ये एहसास तो भाजपा ने भी किया है कि उसका जो उपचुनाव में जो रिजल्ट है कि उसमें वो शहरों में भी पिछड़ी है। तीनों, मतलब 17 की 17 जो सीटों में जो जिस तरह से हार हुई है उसमें बिल्कुल इंगित हो गया है। इसमें सबसे जो बात महत्वपूर्ण ये है कि कुछ ऐसी जो चीज़ें हुई है उस पर गौर करने की आवश्यकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्यों असंतुष्ट हैं, शहर के लोग क्यों असंतुष्ट हैं। जैसे कि अभी हरिमोहन जी ने ये बताया कि नोटबंदी, जीएसटी शहरी लोगों के लिए और जो रोजगार का जो समस्या थी, ये वास्तव में मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका पड़ा है और उसका एक रोष के रूप में एक अंदाज हुआ है। अब सवाल ये है कि सरकार मौजूदा जो है वो किस तरह से आगे इसकी इन जो चुनाव का जो पीरियड है, शेष पीरियड में किस तरह से इनको संतुष्ट करती है। ये परंपरागत रूप से शहरी मतदाता जो है जिसपे मतलब भाजपा की ही हमेशा पकड़ रही है, लेकिन इस बार पहली बार जिस तरह से ये पिछड़े हैं उसको देखते हुए तो इनको एक बार सोचने की जरूरत पड़ी है। और आपने ये देखा होगा कि इसकी शहरी मतदाताओं को और ग्रामीण मतदाताओं को, सभी वर्ग के लोगों को प्रभावित करने के लिए जो बजट जो आया था उसमें इसका मतलब प्रोविजन किया गया है कि ताकि जो हमारा जो वोट बैंक खिसक रहा है उसको हम कहीं ना कहीं किसी तरह से अपनी तरफ आकर्षित करें। अब दो चीज़ आती है कि बीजेपी के सामने जहां अपने शहरी मतदाताओं को चुनौती देने की बात, वापस अपने खेमे में लाने की बात आ रही है, तो उसी तरह से कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती है कि इस अवसर का कैसे लाभ उठाया जाए। अब ये कैसी रणनीति होती है, इसकी एक ये शुरुआत आज ही जो बैठक हुई है पीसीसी में और नगर पालिका के स्वायत्त शासित संस्थाओं के जो पूर्व या वर्तमान में जो हैं उनके जो सभापति या अध्यक्ष वगैरह जो हैं उनको लेकर के विचार विमर्श किया जा रहा है कि आखिर कैसे हम इसको वापस से उसी स्थिति में करेंगे। आप 1998 के अगर चुनाव के नतीजों को गौर करेंगे तो उस दौरान भी कांग्रेस ने शहरी मतदाताओं में घुसपैठ की थी भाजपा के वोट बैंक में।
जिसकी वजह से ये 156 सीटें आई थी। ठीक बात। हरिवंश शर्मा जी, आज आप लोगों ने जो प्लान किया वो तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 बिंदु मेरे समझ में आते हैं, आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि भाजपा के लिए मेकअप के लिए पर्याप्त समय अभी है। पिछले 1 महीने में जिस तरह से कामकाज हुए हैं, उदारता दिखाई गई है, घोषणाएं हुई हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने इस दिशा में सोचने में बहुत देरी भी कर दी है। और तीसरी बात, जैसे शहरी क्षेत्र तो बात की बात है, ग्रामीण क्षेत्र पर आपका दावा हुआ करता था, माना जाता था, किसानों के मुद्दे पर जिस तरह से वामपंथी उस मुद्दे को ले उड़े, जिस तरह सरकार ने 50,000 की कर्ज माफ़ी दे करके उस मुद्दे को की एक तरह से हवा निकाल दी, और कुल मिलाकर आपका रणनीतिक विफलता आपकी सामने आई, वो कहीं इसमें भी आड़े ना आ जाए। ये 3 बातें मुझे इसमें लगती हैं। जहाँ तक किसानों के मुद्दे का सवाल है, कांग्रेस ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने हर समय इस मांग को विधानसभा से लेकर सड़क तक किसानों के कर्ज माफ करने की बात मजबूती से उठाई है जी। और उसको पूरा करवाने के लिए जो भी उनके प्रयास हो सकते थे वो प्रयास किए। कांग्रेस ने अपने ढंग से अलग प्रयास किए, हमने अपने ढंग से अलग प्रयास किए, लेकिन प्रयास करके किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनको बाध्य किया, फिर भी इन्होंने पूरा कर्जा ऐसा नहीं इंप्रेशन महेश शर्मा जी गया क्या? कर्जा। ऐसा इंप्रेशन गया क्या महेश शर्मा जी कि कांग्रेस ने बाध्य किया और सरकार को घुटने टेक कर किसानों के कर्जे माफ करने पड़े? ऐसा इंप्रेशन बना क्या? इसको मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वास्तव में मतलब क्या, ये जो किसानों की समस्या थी, ये गुजरात के जो चुनाव परिणाम आए थे ना, उससे में ये मालूम हुआ था कि ये पूरा जो आपका सौराष्ट्र इलाका है वो किसान बहुल है, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ एक भी सीट नहीं, 1-2 सीट जीत पाई थी पूरे। इसका इम्पैक्ट पड़ा और पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है कि क्या किया जाए, और यही इसी बात को लेकर के बाद में ये जो अपने सीपीएम ने जो इस मोर्चे को आप खोल करके और सीकर बंद वगैरह के इस तरह के जो रास्ता जाम वगैरह के मुद्दे उठाए थे, लेकिन कांग्रेस उसकी रेस में मतलब इस मुद्दे नहीं ले पाई, उस तरह से उसका शेयर नहीं ले पाई। हरिवंश शर्मा जी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था बाकी चीज़ों। भाजपा के पास पर्याप्त समय, मैंने आपको कहा, अभी अपने मतदाताओं को अगर कोई वोट बैंक उसके हाथ से छिटक भी रहा है, शहरी वोट बैंक, तो उसको रोक लेने के लिए काफ़ी टाइम है। मैं आपको ये कह रहा था, क्या ऐसी स्थिति में आपकी कोई रणनीति कारगर हो पाएगी कि अगले 5-6 महीने काम करके आप शहरी क्षेत्र में अपनी जगह बना लें? हरिमोहन शर्मा साहब जी, 5-6 महीने पूरे राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी हैं चुनाव लड़ने के लिए, और हर मुद्दे पर, चाहे वो शहरी क्षेत्र का हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, हर पार्टियां अपने अपने ढंग से राजनीतिक तैयारियां उसकी कर रही है। उस तैयारी के अनुरूप अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग ढंग से मीटिंग हर पार्टी अपने अपने यहाँ पर बुला रही है। शहरी क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि थे, जो आज लगभग 200 के आसपास यहाँ पर उपस्थित हुए, कुल नगर पालिकाएं 187 के आसपास है और 5077 के आसपास वार्ड मेंबर्स हैं। जो हम यहाँ एकत्रित हुए तो राजनीतिक दृष्टिकोण से कांग्रेस की विचारधारा के जो जनप्रतिनिधि थे शहरी क्षेत्र के, वो एक स्थान पर एकत्रित होकर के आगे आने वाले समय में जो जनभावना है, जो जन समस्याएं हैं, उनको एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस की ओर उसको कैसे परिवर्तित किया जाए और हमको किस योजना के तहत काम करना चाहिए, राजनीति का एक प्रमुख भाग है। और उसी भाग के अंतर्गत जो आज हमारी जो प्रदेश कांग्रेस में जो जनप्रतिनिधियों की और पूर्व अध्यक्ष महापौरों की इनकी जो सभा हुई, वो शहरी क्षेत्र की जो वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की जो दुर्दशा होकर जिस प्रकार से शहरी क्षेत्र का व्यापारी वर्ग से लेकर विद्यार्थियों से लेकर बेरोजगारों से लेकर जिस प्रकार से परेशान है, उनके सारे विचारों को उनको और उनकी सहायता करके और उन गरीब तबकों की सहायता करके जिनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जिनका अनाज जो इनको जो 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो में मिलता था, वो उनके राशन कार्ड बंद कर दिए गए हैं। समग्र रूप से इन सब चीजों को एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस उन लोगों की मदद करके उनकी सहानुभूति के साथ साथ और उनके दुखों में भागीदार बनकर अपनी भूमिका निभाने का फैसला किया है। चलिए ठीक है, देखना दिलचस्प होगा आपके प्रयास क्या रंग लाते हैं। प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का आज के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।